नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भारतेंदु गौतम, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आइसोस्टेसी, जिसे हिंदी में भू संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब हम पृथ्वी पर या पृथ्वी के ग्लोब पर देखते हैं कि कहीं तो ऊंचे उठे हुए पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं गर्त बने हुए हैं, कहीं गहरी झीलें हैं, तो दोस्तों हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये सभी जो स्थल रूप हैं, ये सभी उच्चावच हैं, किस शक्ति के द्वारा या किस प्रक्रिया के द्वारा संतुलित अवस्था में है। हम ये सोच सकते हैं कि जहाँ पहाड़ है या पर्वत है उधर पृथ्वी एक ओर झुक जानी चाहिए, और जहाँ पर गर्त है या झीलें हैं वहाँ से पृथ्वी ऊपर उड़ जानी चाहिए, जैसा कि साधारण तौर पर तराजू में होता है। तराजू में जब हम अधिक वजन एक तरफ रखते हैं तो वो पलड़ा झुक जाता है, और जब वजन कम होता है वो पलड़ा उठ जाता है। तो पृथ्वी का ग्लोब देखने पर हमें यही प्रतीत होता है कि जहाँ पर्वत है वो तो भारी होंगे और जहाँ पर गर्त है वो हल्के होंगे, लेकिन फिर भी पृथ्वी संतुलित अवस्था में है। एक समान स्थिति में, संतुलन की स्थिति जिसे कहते हैं, उस स्थिति में पृथ्वी टिकी हुई है, स्थिर है। तो दोस्तों यही जो दशा है ये संतुलन की दशा कहलाती है। दोस्तों इस शब्द के लिए अंग्रेजी में आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस और स्टेसियस शब्द से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों आइसस शब्द का मतलब है इक्वल, और स्टेसियस शब्द का मतलब है स्टैंड स्टिल, यानी समान रूप से खड़े हैं, समान रूप से स्थिर हैं। यदि आइसोस्टेशियस भाषा का या आइसोस्टेसियस शब्द का हिंदी में अर्थ लिया जाए तो वो सम स्थिति से होता है या संतुलन की दशा से होता है। दोस्तों सम स्थिति की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि पृथ्वी तल पर या परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर ऊपर स्थित क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है पर्वत, पठार और मैदान, और गहराई में स्थित क्षेत्रों, झील, समुद्र आदि के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन कहते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि पृथ्वी के ग्लोब पर एक तरफ तो ऊंचे पर्वत हैं और दूसरी तरफ गहरे सागर, झीलें स्थित हैं। तो इनके मध्य जो संतुलन की दशा बनी हुई है उसे ही समस्थिति या आइसोस्टेसी नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि term used in geology to refer to the state of gravitational equilibrium between the Earth's lithosphere and asthenosphere, यानी जो क्रस्ट है और मेंटिल है। यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, क्रस्ट और मेंटिल। एस्थेनोस्फियर मेंटिल से अभिप्राय है और लिथोस्फियर क्रस्ट से अभिप्राय है। दोनों के मध्य जो संतुलन की दशा है, क्योंकि कुछ भाग तो क्रस्ट का बना हुआ है, कुछ भाग मेंटिल है, यानी कुछ भाग सियाल का प्रतिनिधित्व करता है और कुछ भाग सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, और दोनों का घनत्व अलग अलग है। तो इन दोनों भू क्षेत्रों के मध्य जो संतुलन की या स्थिरता की दशा है उसे ही आइसोस्टेसी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो समस्थिति है ये एक संतुलन की दशा है जो हमें ये बताती है कि प्रत्येक चट्टान या प्रत्येक भूभाग अपने से भारी चट्टान या भारी पदार्थ के ऊपर तैर रहा है या स्थिर है। तैरना शब्द इसलिए काम लिया गया है दोस्तों क्योंकि जो हल्का भूभाग होगा या हल्के पदार्थ उससे बना हुआ या हल्के कम घनत्व वाला जो भूभाग है वो अधिक घनत्व वाले भूभागों पर टिका हुआ है, इसलिए यहाँ पर तैरना शब्द को उपयोग में लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये माना गया है कि जो हल्के भूभाग हैं यानी जो क्रस्ट से बने हुए हैं वो मेंटल वाले भूभागों पर टिके हुए हैं, यानी लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर टिका हुआ है। क्रस्ट वाले भाग मेंटल वाले भागों पर टिके हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सियाल वाले जो भाग है वो सीमा वाले भागों पर टिके हुए हैं या तैर रहे हैं, तैरने वाली स्थिति में है, और इसी कारण से जो पृथ्वी है वो संतुलन की अवस्था में स्थिर है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम पृथ्वी के संदर्भ में समस्थिति की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर स्थल भागों की मोटाई और उनके घनत्व का
जो है रेफरेंस या संदर्भ लिया जाता है। यानी जो भाग अधिक मोटा है वो अधिक गहराई तक तैर रहा है, और जो भाग कम मोटा है या कम घनत्व वाला है वो कम गहराई तक तैर रहा है। इसके बारे में अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये समझ लेना आवश्यक है कि समस्थिति जो शब्द है वो पृथ्वी पर ऊंचे उठे हुए भागों और नीचे हुए धंसे हुए भूभागों के मध्य में संतुलन की दिशा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। और ये हमें क्रस्ट और मेंटल के मध्य जो भाग क्रस्ट से बने हुए हैं, जो भाग मेंटल से बने हुए हैं, उनके मध्य में संतुलन की स्थिति को, दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने संतुलन या समस्थिति की परिभाषा को जाना है। दोस्तों हम देखते हैं कि समस्थिति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कैसे हुआ है और किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। दोस्तों C.E. डटन नामक एक विद्वान थे। क्या नाम था उनका? C.E. डटन। C.E. डटन नामक एक विद्वान थे। C.E. डटन नामक विद्वान ने 1889 में 1889 में आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। दोस्तों कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि किस विद्वान के द्वारा आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो डटन महोदय के द्वारा, C.E. डटन पूरा नाम था इनका, 1889 में समस्थिति शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने भी ये बताया कि पृथ्वी पर ऊंचाई में स्थित क्षेत्रों और गहराई में स्थित क्षेत्रों के मध्य जो संतुलन की दशा है उसे समस्थिति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बात और महत्वपूर्ण है, उन्होंने यहाँ पर संतुलन, समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल के बारे में बता दिया था। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्राट महोदय ने भी इसके बारे में बताया था, लेकिन जब सबसे पहले उन्होंने डटन महोदय ने इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने ये भी बताया कि सभी जो भूभाग और संतुलन की स्थिति में टिके हुए हैं और ये सभी भूभाग एक समतोल तल पर या क्षतिपूर्ति तल पर समान भार या समान दबाव रखते हैं। उसी कारण से पृथ्वी जो है वो संतुलन की स्थिति में टिकी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले डटन महोदय ने समस्थिति के बारे में बताया था, समस्थिति शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों कि समस्थिति शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन से थे? डटन, जिन्होंने 1889 ईस्वी में समस्थिति शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि समस्थिति या संतुलन की दिशा के सिद्धांत का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ। दोस्तों भारत के एक सर्वेक्षक जनरल थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट नाम के एक सर्वेक्षक जनरल थे जो 1859, कौन से में दोस्तों, इसको आप करेक्ट कर लें, 1859 ईस्वी में सिंधु गंगा के मैदान में सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे। दोस्तों दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सर जॉर्ज एवरेस्ट नामक एक सर्वेक्षक जनरल थे जो कि 1859 ईस्वी में सिंधु गंगा के मैदान में सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पर कल्याण और कल्याणपुर नामक दो गाँवों की जो माप ली गई उसमें अंतर आया और यहीं से समस्थिति की समस्या पर चर्चा होना शुरू हो गई। तो ये माप में जो अंतर आया इसकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की। सर जॉर्ज एरी नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इसकी व्याख्या अलग प्रकार से की। प्राट नामक विद्वान के द्वारा इसकी व्याख्या अलग प्रकार से की गई है। तो यहीं से भू संतुलन या समस्थिति के सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ या ये समस्या सामने आई और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की है। दोस्तों संतुलन या समस्थिति का जो सिद्धांत है उसमें एयरी और प्राट के सिद्धांत काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि एयरी और प्राट के द्वारा काफ़ी प्रभावी और सुस्पष्ट तरीके से संतुलन सिद्धांत के बारे में समझाया गया है। उनके बाद आने वाले विद्वानों ने इन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को संशोधित रूप से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एयरी और प्राट के जो मत दिए गए हैं समस्थिति के बारे में उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सर जॉर्ज एरी के सिद्धांत की चर्चा करेंगे कि जॉर्ज एरी ने संतुलन के संदर्भ में अपना क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दोस्तों सर जॉर्ज एरी ने बताया कि जो स्थल भाग होते हैं, स्थल भाग का जो घनत्व होता है वो सभी का जो घनत्व है वो उनकी लंबाई पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि सभी स्तंभों का जो घनत्व है वो बराबर होता है, यानी सभी जो स्थल भाग हैं, चाहे पर्वत हैं, चाहे पठार हैं, चाहे मैदान है, चाहे सागर तली है, सभी का घनत्व समान है, किंतु उनकी गहराई में अंतर है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो क्रस्ट है, यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग जो क्रस्ट का बना हुआ है वो अर्ध स्तर पर यानी मेंटल में तैर रहा है, यानी सियाल सीमा पर तैर रही है।
उन्होंने कहा कि सभी स्थल भागों का घनत्व समान है, लेकिन वो अपनी अपनी लंबाई के अनुसार या ऊंचाई के अनुसार अधिक गहराई तक अर्ध स्तर में या मेंटल वाले भूभाग में डूबे हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो बता भी रहे हैं कि द अर्थ क्रस्ट इज लेस डेंस देन द अंडरलाइंग मेंटल। पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो मेंटल से कम घनत्व वाली है। दोस्तों, आपको मैंने शुरू में बताया था कि कम घनत्व वाले जो भूभाग है वो अधिक घनत्व वाले भूभागों पर टिके हुए हैं। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट, लंबवत जो स्थिति है स्थल भागों की, तो स्थल भाग लंबवत रूप से मेंटल में अलग अलग गहराई पर स्थित हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि द हाइट ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी एंड थिकनेस। उन्होंने एक प्रयोग भी किया था, लकड़ी के टुकड़ों को पानी में डुबो दिया था। लकड़ी के टुकड़े अलग अलग लंबाई के थे और घनत्व तो एक समान था ही, तो अलग अलग लंबाई के लकड़ी के टुकड़े अपनी अपनी गहराई के अनुसार उस पानी में डूबते हुए चले गए। तो इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उतना ही गहराई तक मेंटल में या अर्ध स्तर में धंसा हुआ है, और जो भाग जितना कम ऊंचा है उतनी कम ऊंचाई तक अर्ध स्तर में या मेंटल में धंसा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, द हाइट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी एंड थिकनेस। यानी कि जितना भूभाग हम क्रस्ट के बाहर किसी स्थल रूप का देखते हैं वो उसके घनत्व और उसके जिन पदार्थों से बना हुआ उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से एरी मोदे ने एक प्रयोग करके अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया है। उन्होंने लकड़ी के अलग अलग लंबाई के टुकड़े लिए और उन लकड़ी के टुकड़ों को एक पानी से भरे हुए बर्तन में डुबो दिया। तो दोस्तों, उन्होंने देखा कि सभी जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो अपनी अपनी गहराई के अनुसार पानी में डूबते हुए चले गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़े हैं। इन लकड़ी के टुकड़ों को पानी में डुबा दिया है। जो सबसे लंबा टुकड़ा है दोस्तों वो सबसे अधिक गहराई पर डूबा हुआ है, और जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो कम गहराई में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं ये विभिन्न स्थल भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये जो जल है ये अर्ध स्तर का या मेंटल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी गहरे अधिक घनत्व वाले भागों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे लंबे टुकड़े को दोस्तों हम पर्वत मान लें, इसको हम पठार मान लें, इसको मैदान मान लें, इसको सागर तली मान लें। तो दोस्तों, ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उतनी ही गहराई तक अर्ध स्तर में या मेंटल में डूबा हुआ है। उन्होंने यहाँ ये भी स्पष्ट कर दिया था कि जो सभी स्थल भाग हैं उनका घनत्व दोस्तों बराबर होता है, और लेकिन घनत्व तो बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में अंतर होता है। वो अपनी ऊंचाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार अलग अलग लंबाई से अर्ध स्तर तक या गहराई में डूबे हुए हैं, और इसी कारण से ये सभी संतुलन की दशा में स्थित हैं। दोस्तों, यहाँ मोड़ देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये माउंटेन रॉक है, ये जो पर्वत है, ये देखिए दोस्तों अधिक गहराई तक अर्ध स्तर में डूबा हुआ है, क्योंकि जितना ऊंचा होगा उतनी ही गहराई तक स्तर में धंसा हुआ होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं पर्वतों के नीचे सबसे अधिक गहराई तक क्रस्ट पाई जाती है, सबसे अधिक गहराई तक है। फिर दोस्तों पठार आ गए, पठार के नीचे उससे कम गहराई तक क्रस्ट है। फिर दोस्तों मैदान आ गए, फिर सागर तली आ गई। तो पर्वतों के नीचे अधिक गहराई तक क्रस्ट का विस्तार है, पठारों के नीचे उससे कम विस्तार है, मैदानों के नीचे उससे कम गहराई तक क्रस्ट है, और सागर तली के नीचे सबसे कम क्रस्ट की मोटी परत पाई जाती है। यानी यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये एक ब्लॉक तो ये हो गया दोस्तों, और जो दूसरा ब्लॉक है दोस्तों, ये एक ब्लॉक पर्वत का हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये पठार का हो गया, ये मैदान का हो गया, और ये सागर तली का हो गया। तो पर्वतों का जो ब्लॉक है वो अधिक गहराई तक धंसा हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो पठारों का ब्लॉक है वो कम गहराई तक धंसा हुआ है, जो मैदानों का ब्लॉक है वो उससे कम गहराई तक धंसा हुआ है, और सागर तली का जो ब्लॉक है वो सबसे कम गहराई तक धंसा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम मान लें कि ये पर्वत वाला ब्लॉक है, ये पठार वाला ब्लॉक है, ये मैदान वाला, और ये सागर तली वाला, तो सभी जो स्थल भाग है अपने अपनी ऊंचाई के अनुसार, अपने अपनी लंबाई के अनुसार अर्ध स्तर में या मेंटल में धंसे हुए हैं, और इसी कारण से संतुलन की दशा में स्थित है या पाए जाते हैं। ये उदाहरण यहाँ पर और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पर्वत है, और ये सबसे अधिक गहराई तक अर्ध स्तर में या सबसे ट्रेटम में या मेंटल में डूबा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भाग जितना अधिक लंबा है उसके जो उतना ही ज़्यादा क्रस्ट की परत का भाग है,
पर्वत है तो पर्वत के नीचे सबसे ज़्यादा क्रस्ट का हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद पठार आ गए तो पठारों के नीचे क्रस्ट का हिस्सा कम हो गया, मैदानों के नीचे क्रस्ट का हिस्सा उससे और कम हो गया, और सागर तली के नीचे क्रस्ट का हिस्सा न्यूनतम हो गया। यानी जो सागर तली उनके नीचे मेंटल का भाग ज़्यादा है, उससे ज़्यादा भाग मैदानों के नीचे है, और उनसे कम भाग मैदानों के नीचे है। पठार के नीचे उससे और कम भाग, और पर्वतों के नीचे उससे और कम भाग पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जॉर्ज एरी के द्वारा ये बताया गया था कि जो भाग जितना ऊंचा है उतनी गहराई तक अध्य स्तर में सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ है, अधिक घनत्व वाले पदार्थों में डूबा हुआ है, इसलिए वो पृथ्वी पर संतुलन की दशा में स्थित है। तो दोस्तों जॉर्ज एरी के जो मत है उसे यदि हम एक पंक्ति में कहना चाहें तो ये हो जाएगा दोस्तों, समान घनत्व किंतु असमान गहराई। क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि हम एक लाइन में कहना चाहें तो समान घनत्व किंतु असमान गहराई। ठीक है दोस्तों, ये स्पष्ट हो गया कि सभी स्थलभागों का घनत्व समान है, वो अपनी लंबाई के अनुसार अलग अलग गहराई तक अधिक भारी वाले अधिक घनत्व वाले पदार्थों में डूबे हुए हैं। दोस्तों उनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई। इन्होंने कहा कि जो भाग जितना ऊंचा होता है उतना अधिक गहराई तक डूबा हुआ रहता है, यानी किसी भी भाग को तैरने के लिए यह आवश्यक है कि उसका एक भाग तो सतह से बाहर रहे और 9 भाग सतह के अंदर रहे। यानी लकड़ी का टुकड़ा यदि तैर रहा है तो उसका एक भाग ऊपर पानी के बाहर होगा और उसका 9वां भाग पानी के अंदर होगा। तो यदि हिमालय के संदर्भ में देखा जाए दोस्तों, तो हिमालय की ऊंचाई मानते हैं 8,848 मीटर। तो 8,848 मीटर तो हमें धरातल के बाहर दिखाई देती है, और यदि इसे हम 9 से गुणा करते हैं दोस्तों, किससे गुणा करते हैं दोस्तों, 9 से, क्योंकि 9 भाग अंदर है और एक भाग बाहर है, तो एक भाग तो क्या हो गया 8,848 हो गया। तो इंटू 9 कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 79,632 मीटर, लगभग 80,000 मीटर की जो जड़ है वो हिमालय की होनी चाहिए, जो कि क्रस्ट से बनी हुई होगी, क्योंकि 8,848 इंटू 9 हो गया, 9वां भाग अंदर है। 8,848 में दिखाई देता है, वो तो एक भाग है, यानी कि उसका 9वां भाग अंदर है, क्योंकि किसी भी वस्तु को तैरने के लिए एक भाग ऊपर होना चाहिए और 9वां भाग जल के नीचे होना चाहिए। तो क्रस्ट के ऊपर तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक भाग दिखाई दे रहा है, और उसका 9वां भाग अंदर की तरफ, यानी लगभग 80,000 मीटर की उसकी जड़ है जो क्रस्ट से बनी हुई है। लेकिन यदि ऐसा हो तो दोस्तों इतनी अधिक गहराई में जाने पर तो जो पदार्थ हैं वो पिघल जाएंगे, क्योंकि अत्यधिक तापमान बढ़ता जाता है धरातल के अंदर जाने पर। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान तो बढ़ता ही है, चाहे वो किसी भी दर से बढ़ता हो। तो दोस्तों क्या होगा कि इतनी जो लंबी जड़ है वो पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद जो संतुलन की दशा है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस आधार पर एरी के मत की आलोचना की गई है। तो दोस्तों ये था एरी का मत। एरी के मत के बाद दोस्तों हम प्राट के मत का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अभी हम देख चुके हैं कि एरी ने कहा था कि घनत्व समान होता है लेकिन गहराई में अंतर होता है, लेकिन प्राट बिल्कुल इसके विपरीत मत प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों प्राट कहते हैं कि सभी भागों का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है, यानी एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए पर्वत है तो पर्वतों का घनत्व पठारों से अलग होगा, पठारों का घनत्व मैदानों से अलग होगा, और मैदानों का घनत्व सागर तली से अलग होगा। सभी के घनत्व में अंतर पाया जाता है, सभी का घनत्व अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राट के मत की सबसे पहली महत्वपूर्ण संकल्पना या पहली महत्वपूर्ण बात क्या हो गई दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जो घनत्व होता है वो सभी स्तंभों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्राट के मोदी की सब महत्वपूर्ण बात यही है कि घनत्वों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि एरी ने तो कह दिया कि सभी भागों का घनत्व समान है और अपनी अपनी गहराई ऊंचाई के अनुसार गहराई में डूबे हुए, लेकिन प्राट ने बता दिया कि घनत्व समान है। तो अब उन्होंने ये कहा कि सभी स्थल भागों का घनत्व समान है, थोड़ी समान नहीं है। प्राट ने कहा कि सभी स्थल भागों का घनत्व समान नहीं है, उन्होंने अलग अलग बताया, पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का, सागर तली का घनत्व अलग अलग बताया। तो दोस्तों यदि हम मान लें कि पर्वतों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, पठारों का उनसे कम है, मैदानों का उनसे कम है, और सागर तली का सबसे कम है,
तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो सभी अलग अलग घनत्व वाले हो गए। तो इस स्थिति में संतुलन की दशा किस प्रकार से बनेगी? तो दोस्तों इस समस्या को सुलझाने के लिए प्राट महोदय ने बताया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है, और जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, और इसी कारण से ऊंचे और नीचे भूभागों के मध्य में संतुलन की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों प्राट ने कहा कि जो पर्वत हैं उनका घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है, मैदानों का घनत्व सागर तली से कम होता है। इसी कारण से जो स्थल भाग हैं वो एक संतुलन की स्थिति में टिके रहते हैं। यानी दोस्तों क्या हो गया, ऊंचाई व घनत्व, इसमें दोस्तों क्या है, उल्टा अनुपात है। कौन सा अनुपात है दोस्तों? उल्टा अनुपात। उल्टा अनुपात का मतलब क्या हो गया, यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो घनत्व घटता जाएगा, और ऊंचाई घटती जाएगी तो घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे कम घनत्व यहाँ पर किसका होगा दोस्तों? सबसे कम घनत्व दोस्तों हम यहाँ पर मान सकते हैं कि सबसे कम घनत्व तो जो सबसे ऊंचे भूभाग है उनका होगा, यानी कि जो पर्वत या पठार है उनका होगा। उनसे कम घनत्व होगा जो आंतरिक मैदान है उनका होगा। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो कोस्टल प्लेन है और जो फिर सागर तटीय क्षेत्र आ जाएंगे उनका घनत्व उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व सागर तली से कम होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई घटती जाएगी वैसे वैसे घनत्व बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व ऊंचाई कम होगा, और जो स्तंभ जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये बताने के बाद दोस्तों प्राट महोदय ने बताया कि धरातल में एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल पाया जाता है जहाँ पर सभी स्तंभ समान घनत्व रखते हैं या समान भार रखते हैं। ऐसे तल को उन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्षतिपूर्ति तल क्या है, क्योंकि कई बार क्षतिपूर्ति तल के बारे में पूछा जाता है। क्षतिपूर्ति तल प्राट के सिद्धांत में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो दोस्तों क्षतिपूर्ति तल क्या है? क्षतिपूर्ति तल पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित एक ऐसा तल है जहाँ पर सभी भूभाग अपना बराबर घनत्व रखते हैं, या उस पर सभी भूभागों का घनत्व बराबर पाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कैसा होगा? ऐसा ऐसे होगा दोस्तों कि उन्होंने पहले बता दिया कि जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो इस ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होने के कारण सभी स्थल भाग या सभी जो भूभाग है वो एक तल पर अपना भार बराबर रखेंगे, या उनका घनत्व एक तल पर समान होगा। इसे ही समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। क्षतिपूर्ति तल इसलिए कहा गया दोस्तों कि यहाँ पर घनत्व की जो घनत्व में अंतर है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। स्तंभों की ऊंचाई के फलस्वरूप जो घनत्व में अंतर आता है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, और सभी का जो भार है वो एक समान रहता है इस तल पर। इसे ही क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी भागों की ऊंचाई अलग अलग है और सभी का घनत्व भी अलग अलग है, लेकिन वो सभी एक तल के सहारे अपना भार बराबर रखते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, सभी का जो भार है वो एक तल के सहारे बराबर है, और इसी तल को क्षतिपूर्ति तल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ने जो बताया था कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा, ये देखिए दोस्तों, ए कॉलम की ऊंचाई अधिक है और बी कॉलम की ऊंचाई कम है। तो दोस्तों जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व कम, यानी ए कॉलम का घनत्व कम और बी कॉलम का घनत्व इससे ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट हो गया एरी का मत कि जो स्तंभ या जो कॉलम जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो कॉलम नीचा होगा या कम ऊंचाई वाला होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तभी जाकर के ये दोनों कॉलम एक रेखा के सहारे अपना घनत्व या भार बराबर रखेंगे, जिसे हम क्षतिपूर्ति तल या समतोल तल के नाम से जानते हैं। ये क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना है दोस्तों। उन्होंने एक प्रयोग भी किया था दोस्तों। उन्होंने अलग अलग धातु के टुकड़े लिए, क्योंकि घनत्व अलग अलग था सबका, इसलिए अलग अलग धातु के टुकड़े लिए। एरी ने क्या किया था दोस्तों? एरी ने लकड़ी के टुकड़े लिए थे, क्योंकि वो घनत्व समान दर्शाना था, इनको घनत्व अलग अलग दर्शाना था, इसलिए इन्होंने अलग अलग धातु के टुकड़े लिए।
कोई सीसा का, कोई जस्ता का, कोई एंटीमनी का, कोई लोहे का, इस तरह से अलग अलग धातु के टुकड़े लिए और उन्हें पारे से भरे बर्तन में डुबा दिया, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक है। और हम ये मानते हैं कि जिस तल के सहारे ये जिस भाग में ये स्थल भाग तैर रहे हैं उसका घनत्व तैरते हुए स्थल भागों से ज़्यादा है, तो उन्हें लेकर उन्होंने पारे से भरे बर्तन में डुबो दिया। तो उन्होंने पाया कि इन सभी जो धातु के टुकड़े थे, ये सभी धातु के टुकड़े का जो नीचे का तल था वो एक समान रहा। क्यों रहा दोस्तों? अब इसका कारण ये था कि जो भाग जितना ऊंचा था, जिसकी लंबाई ज़्यादा तो उसका घनत्व कम रहा, और जो भाग जितना गहरा था, यानी जो भाग जितना छोटा तो उसका घनत्व अधिक रहा। तो ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होने के कारण ये सभी धातु के टुकड़ों का जो नीचे का तल था वो एक समान रहा, और इससे उन्होंने क्या कहा दोस्तों? समतोल तल के नाम से पुकारा, या क्षतिपूर्ति तल के नाम से पुकारा। तो दोस्तों एरी के द्वारा तो लकड़ी के टुकड़ों को लेकर के प्रयोग किया गया था, और प्राट के द्वारा अलग अलग धातु के टुकड़ों को लेकर के प्रयोग किया गया। प्राट ने अलग अलग धातु के टुकड़े लिए, उन्हें पारे से भरे बर्तन में डुबो दिया, और ये पाया कि सभी जो टुकड़े थे उनका नीचे का तल एक समान था, और इसी तल को पृथ्वी के संदर्भ में या पृथ्वी के संतुलन की दशा के संदर्भ में क्षतिपूर्ति तल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों प्राट के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी कि एक तो उन्होंने घनत्व और ऊंचाई के बारे में क्या बताया? उन्होंने घनत्व और ऊंचाई में उल्टा अनुपात बताया। जितना अधिक स्तंभ ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, और जो स्तंभ नीचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। तभी जाकर के ये सभी स्थल भाग या भूभाग एक तल के सहारे अपना भार बराबर रखते हैं। इनका जो घनत्व है वो एक तल के सहारे बराबर पाया जाता है, इनके नीचे का तल एक बराबर होता है, जिसे क्षतिपूर्ति तल या समतोल तल के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण से प्राट के अनुसार पृथ्वी पर संतुलन की दशा बनी रहती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से दोनों का मत हुआ, जॉर्ज एरी का मत और जॉर्ज प्राट का मत। अब दोस्तों हम दोनों में तुलना करते हैं कि एरी और प्राट के मतों में तुलना किस प्रकार से की जाती है। कंपैरिजन ऑफ एरी एंड प्राट। सबसे पहली जो तुलना है दोस्तों वो ये है कि एरी महोदय ने कहा था कि घनत्व समान होता है किंतु गहराई में अंतर होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? एरी तो ये कहते हैं कि घनत्व समान है। ये देखिए दोस्तों, एरी क्या कहते हैं? घनत्व समान है। जबकि प्राट क्या कहते हैं? घनत्व अलग अलग है, वेरिंग डेंसिटी। एरी महोदय यूनिफॉर्म डेंसिटी और प्राट महोदय वेरिंग डेंसिटी। समान घनत्व एरी महोदय की संकल्पना है, और बदलता हुआ घनत्व प्राट महोदय की संकल्पना है। दूसरा दोस्तों, एरी महोदय कहते हैं कि गहराई में भी अंतर होता है, वेरिंग डेप्थ। यूनिफॉर्म डेंसिटी, समान घनत्व किंतु गहराई में अंतर। एरी महोदय के अनुसार गहराई में अंतर है, किंतु प्राट महोदय के अनुसार गहराई एक समान है। और ये गहराई एक समान किस रेखा पर है दोस्तों? लाइन ऑफ कंपनसेशन, समतोल तल पर यह गहराई एक समान है। दोस्तों यहाँ हम दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राट की जो क्षतिपूर्ति तल की रेखा है वो प्रदर्शित हो रही है। देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पर सभी स्थल भागों का घनत्व इस रेखा पर बराबर है। और वो क्यों है? कि जो भाग ऊंचे हैं उनका घनत्व कम है, और जो भाग नीचे हैं उनका घनत्व अधिक है। इसी कारण से इस रेखा पर, जिसे कि हम लेवल ऑफ कंपनसेशन के नाम से जानते हैं, इस पर सभी का घनत्व बराबर है। ये एडी का मत है हो गया दोस्तों, और ये प्राट का मत हो गया दोस्तों। और एडी का मत क्या था दोस्तों? कि सभी स्थल भाग अपनी अपनी गहराई के अनुसार सब स्ट्रेटम में या मेंटल में अधिक गहराई वाले भागों में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, पर्वत सबसे अधिक गहराई पर है, फिर उससे अधिक गहराई पर पठार डूबे हुए हैं, फिर मैदान है, और फिर सागर तली या दूसरे अन्य निचले भूभाग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के मतों में तुलना भी हो गई। एरी कहते हैं समान घनत्व किंतु असमान गहराई। एडी का मत क्या है दोस्तों? समान घनत्व और असमान गहराई। ये किसका मत है दोस्तों? ये एरी का मत है। ठीक है। प्राट का मत क्या है दोस्तों? असमान घनत्व। प्राट क्या कहते हैं दोस्तों? कि घनत्व असमान होता है, और गहराई समान होती है। और ये गहराई समान किस तल के सहारे होती है दोस्तों? क्षतिपूर्ति तल।
तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। जब इनकी तुलना की जाए तो दोस्तों आप ये लिखेंगे कि एरी मोदर ने कहा कि विभिन्न स्थल भागों का या विभिन्न स्तंभों का घनत्व समान होता है, किंतु उनकी गहराई में अंतर होता है और वो अपनी अपनी ऊंचाई के अनुसार अधिक स्तर में अधिक भारी पदार्थ में, अधिक घनत्व वाले पदार्थ में धंसे हुए हैं। जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसके नीचे उतनी गहराई तक क्रस्ट का भाग पाया जाता है, और जो भाग जितना नीचा है उसके नीचे उतनी कम गहराई तक क्रस्ट का भाग पाया जाता है। प्राट के सिद्धांत में हम दोस्तों क्या कहेंगे? प्राट के सिद्धांत में दोस्तों हम ये कहेंगे कि विभिन्न स्थल भागों का या स्तंभों का घनत्व असमान होता है, लेकिन उनकी गहराई एक जैसी होती है। और दूसरा तथ्य क्या है दोस्तों प्राट के सिद्धांत में? प्राट ने कहा कि जो स्थल भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तभी जाकर के सभी स्थल भाग या सभी भूभाग एक तल के सहारे समान घनत्व रखेंगे, उनकी गहराई एक समान होगी, एक तल के सहारे बराबर होंगे, और इस तल को या इस भाग को, इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन नाम दिया है। तो दोस्तों एक एक लाइन में यदि हम एरी और प्राट के सिद्धांत को लिखना चाहें तो एरी का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? एरी का सिद्धांत कहता है समान घनत्व और असमान गहराई। ठीक है दोस्तों, यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी और वेरिंग डेप्थ। प्राट का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? असमान घनत्व यानी वेरिंग डेंसिटी और समान गहराई यानी यूनिफॉर्म डेप्थ। तो दोस्तों एरी और प्राट के जो मत हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों, यदि छोटे प्रश्न लघुतात्मक प्रश्न बनेंगे तो इस प्रकार से बनेंगे। क्षतिपूर्ति तल किसे कहते हैं? समस्थिति को समझाइए, परिभाषित कीजिए। समस्थिति सिद्धांत का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? और यदि बड़ा प्रश्न इसमें से बनता है तो दोस्तों इस प्रकार से हो सकता है कि समस्थिति को परिभाषित करते हुए एरी और प्राट के मतों की तुलना कीजिए। तो जब आप एरी और प्राट के मतों की तुलना करेंगे दोस्तों तो ये दोनों डायग्राम आपको उसमें बनाने हैं ताकि आसानी से इनकी तुलना की जा सके। आशा है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।